डियर स्टूडेंट्स, आज हम कल वाले चैप्टर के कंसर्न में ही आगे देखने जा रहे हैं। प्रलेखीय साख के अंतर्गत डॉक्यूमेंटल क्रेडिट में प्रकार, महत्व और उसकी लिमिटेशंस। डॉक्यूमेंटल क्रेडिट के टाइप्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। कल के वीडियो में हमने देखा था प्रलेखीय साख होती क्या है, प्रलेखीय साख के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कौन कौन से पक्षकार होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि प्रलेखीय साख कितने प्रकार की होती है। तो प्रलेखीय साख निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, पुष्ट व अपुष्ट। पुष्ट यानी जिसकी पुष्टि कर दी गई हो, अपुष्ट जिसकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं हो। यदि साख प्रदान करने वाले बैंक एजेंट बैंक को केवल यह निर्देश देता है कि वह साख की उसकी पुष्टि करे बिना लाभ प्राप्त करता बैंक का सिर्फ परामर्शदाता बैंक ही रहता है, तो ऐसी साख अपुष्ट साख कहलाती है, यानी जिसमें किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नहीं हो। इसके विपरीत यदि साख प्रदान करने वाले बैंक अधिकर्ता बैंक को लाभ प्रदान करने को साख भेजने वाले से पूर्व साख की पुष्टि करने के निर्देश देती है, क्या आपको भुगतान बाद में किया जाएगा, पहले आप इसकी पुष्टि करो या किसी की गारंटी कराओ, तो जब वो पुष्टि करने की बात करती है तो ऐसी साख पुष्ट साख कहलाती है। और एजेंट बैंक इसके लिए कमीशन लेता है, वो कमीशन लेगा, कमीशन लेके उसकी पुष्टि करेगा। दूसरी है खंडनीय अखंडनीय। जब बैंक को किसी साख पत्र को किसी भी समय में रद्द किए जाने का अधिकार हो तो उसे खंडनीय साख कहते हैं। बैंक जब चाहे जब उसका खंडन कर सकती है कि हमने साख पत्र जारी किया था और इस साख पत्र का हम खंडन करते हैं, हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते, वो खंडनीय है। और इसके विपरीत जब बैंक किसी प्रकार का खंडन नहीं कर सकती तो वो अखंडनीय साख कहलाती है। एक बार भुगतान अगर कर लिया, एक बार अपना एग्रीमेंट हो गया और साख लेटर जारी कर दिया तो उसका फिर खंडन नहीं कर सकती, वो अखंडनीय साख कहलाती है। अगली है दर्शनीय व सावधि। दर्शनीय यानी दिखाने पर भुगतान कर दी जाएगी, सावधि यानी अवधि पार होगी। जिन साख पत्रों का भुगतान मांगने पर करवाया होता है उसे दर्शनीय साख कहते हैं, और इसके अंतर्गत निर्गमन करता दर्शनीय बिल लिखता है जिसके प्रस्तुत करने पर अभिकर्ता बैंक निर्यातकर्ता को तुरंत भुगतान कर देता है। सावधि साख को स्वीकृत साख भी कहते हैं। इसमें लाभकर्ता को विशेष अवधि दिन अर्थात 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन या इससे कम ज़्यादा दिनों के लिए बिल लिखना पड़ता है, इसे स्वीकृत कराना पड़ता है, वो स्वीकृत कहलाती है, अवधि उसमें तय होती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साख। अप्रत्यक्ष को अपराक्रमण भी कहते हैं। प्रत्यक्ष साख वह होती है जो विक्रेता के देश के किसी बैंक में ली जाती है। इसके ड्राफ्ट भी विक्रेता के देश के मुद्रा में ही होते हैं। इसके निर्यातकर्ता द्वारा लिखे बिल का भुगतान स्थानीय बैंक मुद्रा में कर देती है। पराक्रम साख से तात्पर्य ऐसी साख से है जो निर्गमन करने वाले बैंक की तरफ से एक निर्देश के रूप में होता है, जो मध्यस्थ या अन्य बैंक को दे दिया जाता है ताकि वह विक्रेता के ड्राफ्ट पर पराक्रमण कर सके। पराक्रमण का मतलब है उसमें किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष व्यय नहीं होता। स्थायी व आवर्ती। स्थायी साख के अंतर्गत, स्थायी मतलब फिक्स अवधि के लिए, फिक्स भुगतान के लिए, और आवर्ती यानी फिक्स समय के लिए। स्थायी साख के अंतर्गत साख की राशि व अवधि दोनों निश्चित होती है। दोनों में किसी भी एक में भी पहले समाप्त होने पर स्थायी साख स्वतः समाप्त हो जाएगी। विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में पहले आएगा स्थायी साख स्वतः समाप्त हो जाएगी। कई बार साख संबंधी लंबी अवधि या खुला दी जाती है और इसमें विशिष्ट अवधि में उधार ली जा सकती है। राशि की अधिकतम सीमा बदला दी जाती है। इस प्रकार की साख को आवर्ती साख कहते हैं जिसमें अवधि लंबी होती है। संचय असंचय। संचय का मतलब कॉमुलेटिव, आगे से आगे बढ़ाया जा सकता हो, जिसको आगे से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता हो, असंचय। संचय साख में साख का उपयोग निश्चित अवधि के बाद भी किया जा सकता है। जितनी राशि का प्रयोग नहीं किया जाता वह संचयी होती रहती है। इसके विपरीत जब अप्रयुक्त साख के आहरण या प्रयोग का अधिकार समाप्त हो जाता है तो उसे असंचयी साख कहते हैं। खुली व प्रलेखीय साख। खुली साख में बिल के साथ कोई प्रलेख नहीं होता, खुली साख होती है, कोई डॉक्यूमेंट साथ में नहीं होता। और प्रलेखीय साख में विभिन्न प्रलेख जैसे बीजक है, बीमा है, जहाजी बिल्टी आदि, ये सब साथ में अटैचमेंट होंगे। हस्तांतरणीय
अभिहस्तांतरणीय साख। जब एक लाभार्थी को अपनी साख को पूर्णतः या आंशिक रूप से हस्तांतरण करने का अधिकार होता है तो ऐसी साख को हस्तांतरणीय साख कहते हैं। इसके लाभार्थी के नाम के आगे एसिंग ASSIGN लिखा रहता है, यानी यह हस्तांतरणीय है, आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। और अधि हस्तांतरणीय जो उसको खुद के नाम से जारी होती है, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लाल वाक्य, लाल धारा, ये परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। लाल वाक्य क्या है, लाल धारा क्या है? तो प्रलेखीय साख के अंतर्गत लाल स्याही का प्रयोग किया जाता है जो निर्यातकर्ता के बैंक को लाभार्थी को अग्रिम राशि देने की स्वीकृति प्रदान करता है, यानी वो एडवांस में पैसा ले सकता है, माल आया चाहे नहीं आया। लाल वाक्य से अगर लिखा हुआ है तो लाल वाक्य के अंतर्गत एडवांस पैसा प्राप्त करने का उसका अधिकार होता है। हरा वाक्य, इस वाक्य साख में मूल किसी भी भंडार गृह में बैंक के नाम रहता है तथा स्वयं बैंक के गोदाम में रहता है, यानी गोदाम में जो भी माल है उसकी अगर गारंटी ली गई है तो वो हरे वाक्य में यानी हरी स्याही से लिखा जाएगा। पैकिंग साख, इस साख का तात्पर्य किसी साख पर से नहीं बल्कि साख पत्र के आधार पर दिए गए अग्रिम से है, यानी उससे कुछ मतलब नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अगर एडवांस ले लिया जाता है तो पैकिंग साख कहलाती है। दायित्व सहित, दायित्व रहित, जब साख पत्र का लाभार्थी बैंक को लेखक होता है और आयात या साख निर्गमन बैंक द्वारा बिल का अनादरण किए बिना या वैधानिक तौर से बिल धारण के प्रति उत्तरदायी होता है तो ऐसी साख को दायित्व रहित साख कहते हैं। और जब बिल का लेखक अनादरण की स्थिति में बिल के धारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है तो उसे दायित्व रहित साख कहते हैं। जब दायित्व उसके साथ जुड़े होते हैं तो वो दायित्व सहित है और दायित्व नहीं है तो दायित्व रहित है। प्रथम पर आधारित दूसरी साख, ये एक इस प्रकार की साख होती है, एक बार साख ले ली तो उसके आधार पर सेकंड टाइम और ले सकता है, उसके आधार पर तीसरी बार और ले सकता है। तो पहली बार जो डॉक्यूमेंट्स उसने पेश किए उसके आधार पर आगे कंटिन्यू चलता रहता है। देरी से भुगतान साख, इस साख के अंतर्गत माल के प्रपत्र माल खाना करने के तुरंत बाद आयातकर्ता को भेज दिए जाते हैं, लेकिन माल का बीजक व विनिमय बिल कुछ समय बाद स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। माल तो रवाना हो गया लेकिन बीजक वगैरह बाद में पीछे से भेजे जाते हैं, इस तरह की साख होती है। पारगमन साख या पुनः भरण साख, जब किसी एक देश के बैंक को अन्य देश के मध्य होने वाले व्यापार के संबंध प्रलेखीय साख की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है तो उसे पारगमन साख कहते हैं। इसमें 3 बैंकें होती है, आयातकर्ता बैंक, निर्यातकर्ता बैंक और अन्य बैंक, यानी एक देश के बैंक को अन्य देशों के मध्य होने वाले व्यापार के प्रलेखीय साख की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है तो वो पारगमन साख कहलाती है। ये थे प्रकार के बाद में प्रलेखीय साख का महत्व, प्रलेखीय साख का लाभ, प्रलेखीय साख इसके कौन कौन से होते हैं। तो निर्यातकर्ता को भी लाभ होता है, आयातकर्ता को भी लाभ होता है। कौन कौन से लाभ होते हैं, बहुत ही शॉर्ट रूप में मैंने समझाने की कोशिश की है। निर्यातकर्ता को लाभ यह होता है कि भुगतान की सुरक्षा मिलती है, हस्तांतरण जोखिम में कमी आती है, बैंकों से ऋण प्राप्ति हो जाती है, भुगतान की निश्चितता बनी रहती है, अग्रिम वित्त की सुविधा उपलब्ध होती है, विनिमय दरों में परिवर्तन की सुरक्षा रहती है, द्वितीय साख खुलवाने का आधार बना रहता है। आयातकर्ता को फायदा यह है कि शर्तों के पालन के पश्चात ही भुगतान करना होता है, शर्तें अपने आप उसमें शामिल हो जाती है। मितव्ययी पद्धति यानी सस्ती है, कम खर्चीली है। माल के प्रेषण की निश्चितता रहती है कि माल मिलेगा तो सही, ये तो बात तय हो गई। विक्रय सौदों का नियोजन हो जाता है, जो सौदे किए गए उसकी ढंग से प्लानिंग हो जाती है। आयातकर्ता की साख बैंक से प्रतिस्थापित हो जाती है। प्रलेखीय साख की कुछ सीमाएं दी गई है, कुछ दोष बताए गए हैं। दोष यह है, साख क्षमता की जानकारी लेने में कठिनाई होती है। साख क्षमता वास्तव में उसकी कितनी है, डॉक्यूमेंट्स तो उसमें बता दी, एक्चुअल में कितनी है ये लेने में कठिनाई होती है। प्रपत्रों की जांच करने में लापरवाही होती है। लापरवाही का मतलब है ढंग से प्रेजेंट नहीं किए, अच्छे डॉक्यूमेंट्स नहीं किए तो लापरवाही बनी रहती है। साख लागत में वृद्धि होती है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। दोषपूर्ण निर्देश, और इसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, दोषपूर्ण हैं।
अब इसमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? यथार्थता। साख पत्र निर्गमन करने से पूर्व बैंक को यह देख लेना चाहिए कि साख खोलने वाले आवेदन वाणिज्यिक सौदों से संबंधित है या नहीं। ख्याति। जो व्यक्ति साख पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दे रहा है, बैंक को चाहिए कि उसकी बाजार में ख्याति की अच्छी तरह से जांच कर ले, गुडविल की उसकी जांच कर ले। अच्छी गुडविल नहीं है तो उसको साख जारी नहीं करे। तरलता की जांच कर ले। जो माल साख पत्र के अंतर्गत खरीदा जा रहा है वैसा होना चाहिए जो आसानी से बाजार में टिक सके और बिक सके। हस्ताक्षरों की जांच करना बहुत ज़रूरी है। पक्षों का परिचय होना बहुत ज़रूरी है। उनके सारे कंसर्न डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब ले लेने चाहिए। पक्षों का जांच करने के बाद में पक्षों का परिचय हो जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को आपस में जान जाने चाहिए। साख पत्रों की अवधि तय हो जानी चाहिए कि कितने अवधि के लिए साख पत्र बनाया जा रहा है, कितना क्या कुछ है, सारा पता हो जाना चाहिए। शर्तों की जांच होना जरूरी है। जो शर्तें तय की गई है उनकी जांच कर लेना जरूरी है। प्राधियन पत्र। बैंक द्वारा बिलों का पराक्रमण करते समय संबंधित गारंटी पक्ष के हस्तांतरण और उसके कंसर्न में प्राधियन प्राप्त कर लेना चाहिए। प्राधियन कहते हैं गारंटी लेटर को। सीमांत की मांग कर लेनी चाहिए। बैंक को चाहिए कि वह आयातकर्ता से सीमांतर की मांग करे और इससे साख पत्र जारी करने पर होने वाली क्षति की पूर्ति की जा सके। विनिमय बिल के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रपत्र। ये कई बार अलग से प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में, क्या उन प्रपत्रों के नाम बताइए जो विनिमय बिल के साथ लगते हैं। तो 4 प्रपत्र मोटे तौर पे लगते हैं। जहाजी बिल, जिसको पोत लदान कहते हैं, दूसरा बीजक, तीसरा बीमा प्रपत्र और चौथा अन्य प्रपत्र। मेन बीमा है, बीजक है और जहाजी है। ये 3 महत्वपूर्ण है। आपको 2 के नाम लिखने होते हैं, जहाजी और बीमा। ये 2 लिख दे तो ही पर्याप्त है। तो आज के वीडियो में हमने ये कुछ देखा है, पूरा के पूरा प्रलेखीय साख के कंसर्न में। प्रलेखीय साख के प्रकार बताए। पुष्ट अपुष्ट है, खंडनीय अखंडनीय है, दर्शनी सावधि है, प्रत्यक्ष अपराक्रमण है, स्थायी आवर्ती साख है, संचयी असंचयी है, खुली प्रलेखीय साख है, हस्तांतरणीय अभिहस्तांतरणीय साख है, लाल वाक्य है, हरा वाक्य है, पैकिंग साख है। दायित्व सहित दायित्व रहित साख है, प्रथम पर आधारित दूसरी साख है, देरी से भुगतान वाली साख है, पारगमन साख है। ये 15 तरह की साख है। इसके बाद में इसके महत्व के बारे में हमने देखा। निर्यातकर्ताओं को कौन कौन से लाभ हैं, आयातकर्ताओं को कौन कौन से लाभ हैं। उसके बाद में इसकी लिमिटेशंस देखी और उसके बाद इसकी सावधानियाँ। और सावधानियों के बाद में सबसे लास्ट में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जहाजी जो विनिमय बिल होते हैं उसके साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में बात की। तो आज की वीडियो में प्रलेखीय साख में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।